तो ये आजकल हर तरफ जो पुरानी चीज़ें दिख रही हैं, 90s का फैशन, पुरानी फिल्मों के रीमेक्स, फिर वो विनाइल रिकॉर्ड्स की वापसी, सोशल मीडिया पर देखो तो Y2K स्टाइल, ये सब क्या है? मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब मिलकर अतीत की तरफ भाग रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं कि हम सब, खासकर आजकल के माहौल में, इन पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया में इतने क्यों खोए हुए हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ वो नहीं है कि चलो पुरानी बातें याद कर ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे काफी गहरे कारण हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये आज की जो अनिश्चितताएं हैं, इनसे डील करने का एक तरीका बन गया है। जैसे पैंडेमिक के बाद का असर देखो, इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, क्लाइमेट चेंज की चिंता बढ़ती जा रही है, और टेक्नोलॉजी वो तो इतनी तेजी से बदल रही है कि क्या कहें। एग्जैक्टली इन सब के बीच शायद अतीत ज्यादा सेफ और क्या कहते हैं, जाना पहचाना लगता है। हाँ, शायद वही। की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी संस्कृति पर, हमारी चॉइसेस पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये फीलिंग अचानक इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो गई है, चलो इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये शब्द ही है नॉस्टैल्जिया। इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया ये शब्द? देखो, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। नॉस्टॉस, जिसका मतलब है घर वापसी, और एल्गोस यानी दर्द या पीड़ा। दर्द, अच्छा। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में इसे एक किस्म की बीमारी समझा जाता था, एक मेंटल प्रॉब्लम, खासकर उन सैनिकों में जो लंबे टाइम तक घर से दूर रहते थे। ओह, उन्हें लगता था कि घर की याद उन्हें फिजिकली और मेंटली बीमार कर रही है। मतलब पहले तो ये नेगेटिव चीज मानी जाती थी, तो अब ये सोच कैसे बदली? हाँ, बहुत बड़ा चेंज आया है। आज साइकोलॉजिस्ट इसे एक काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड इमोशनल एक्सपीरियंस मानते हैं। ये सिर्फ दुख या दर्द नहीं है, बल्कि इसमें सुकून, जुड़ाव और पॉजिटिविटी के पहलू भी हैं। अच्छा। हाँ, रिसर्च भी है इस पर। जैसे कॉन्स्टेंटीन सेडिकिडिस और उनके साथियों ने जो काम किया है, वो दिखाता है कि नॉस्टैल्जिया असल में एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रिसोर्स है। अच्छा। मतलब जब हम स्ट्रेस में होते हैं, अकेला फील करते हैं या फ्यूचर को लेकर अनिश्चित होते हैं, तो अतीत की अच्छी यादें हमें इमोशनल सपोर्ट देती हैं। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे काम करता है? मतलब पुरानी बातें याद करके हमें ठीक कैसे लगता है, खासकर मुश्किल वक्त में? इसके कई तरीके हैं। एक तो जब हम पास्ट को याद करते हैं तो हम अक्सर उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब हम सेफ फील करते थे, लव्ड फील करते थे, या जब हमने किसी चैलेंज को फेस करके उसे ओवरकम किया था। तो ये यादें हमें अपनी कैपेबिलिटीज और रेजिलियंस की याद दिलाती हैं। दूसरा, यह हमारी आइडेंटिटी को एक कंटिन्यूटी देता है। आइडेंटिटी को कंटिन्यूटी, ये थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये कि देखो, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हमारी जॉब्स, रोल्स, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे आसपास की जगहें भी बदल जाती हैं। तो हमें कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि हम खुद को खो रहे हैं। हाँ, होता है ऐसा। नॉस्टैल्जिया हमें हमारे अतीत के सेल्फ से जोड़कर ये एहसास दिलाता है कि हाँ, मैं बदला हूँ, लेकिन मेरा कोर एसेंस वही है। ये हमें ग्राउंडेड रखता है। और हाँ, जैसा आपने कहा, अतीत एक तरह से सेफ हेवन बन जाता है, क्योंकि उसके आउटकम हमें पता है। प्रेजेंट की अनिश्चितता के बिल्कुल उलट, अतीत एक पूरी हो चुकी कहानी है। ये बात तो समझ आती है। और शायद इसीलिए जब सोसाइटी में बड़े लेवल पर कोई उथल-पुथल होती है, जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या कोई बड़ी ट्रेजेडी, तो नॉस्टैल्जिया का दौर और तेज हो जाता है। बिल्कुल, इसका एक क्लियर पैटर्न दिखता है। जैसे 2008 की बड़ी आर्थिक मंदी के बाद अचानक 80s का नॉस्टैल्जिया फैशन, म्यूजिक, फिल्मों में छा गया था। हाँ, मुझे याद है। और अमेरिका में 9/11 के अटैक्स के बाद एक तरह की इनोसेंस की तलाश में लोग 1950s को याद करने लगे थे, भले ही वो दौर असल में उतना सिंपल ना रहा हो सबके लिए। और अब तो हम एक साथ कई फ्रंट्स पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो बढ़ता ही जा रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस का डर, और अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी का इतना तेज डेवलपमेंट। तो क्या ये कह सकते हैं कि हम हाल के अतीत की तरफ पहले से ज्यादा तेजी से लौट रहे हैं? हाँ, ये एक खास बात नजर आ रही है इस बार। जहाँ पहले नॉस्टैल्जिया अक्सर 20-30 साल पीछे देखता था, आज हम 5-10 साल पुरानी चीज़ों के लिए भी नॉस्टैल्जिक फील करने लगे हैं। जैसे आपने कहा, Y2K फैशन या 2010s के शुरू का म्यूजिक। सही बात है। ये दिखाता है कि चेंज की स्पीड और अनसर्टेनिटी का एहसास शायद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हाल का अतीत भी एक खोई हुई, ज़्यादा स्टेबल दुनिया जैसा लगने लगा है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो अतीत की तरफ लौटना है, इसमें शायद वो जो आपने कहा प्री डिटर्मिन्ड नैरेटिव्स, तयशुदा कहानियों का जो कंफर्ट है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है।
मतलब अतीत इसलिए भी राहत देता है क्योंकि वो खत्म हो चुका है, उसकी कहानी लिखी जा चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, प्रेजेंट हमसे लगातार फैसले मांगता है, हमें अनसर्टेनिटी से जूझना पड़ता है। फ्यूचर तो और भी धुंधला और कभी-कभी डराने वाला लग सकता है। लेकिन पास्ट, वो सेट है, फिक्स्ड है, उसकी कहानी का एंड हमें मालूम है। हाँ, इसमें एक तरह के कंट्रोल का सेंस छुपा है, भले ही वो सिर्फ एक इल्यूजन हो। बिल्कुल। जैसे अपनी कोई बहुत पुरानी फेवरेट फिल्म या टीवी शो बार-बार देखना, हम उसमें कोई नई बात खोजने के लिए नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस जाने पहचाने प्लॉट, उन किरदारों, उस माहौल और उस सुकून देने वाले एंड को फिर से महसूस करना चाहते हैं। एक तरह से ये इमोशनल सेफ्टी ब्लैंकेट जैसा है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि रीबूट, रीमेक और सीक्वल्स आजकल इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो को ही देख लो, वो सिर्फ 80s के कपड़े और गाने नहीं दिखाता। नहीं, उसे कहीं ज्यादा है वो। हाँ, वो उस दौर की फिल्मों का वो खास एडवेंचर, दोस्ती और मिस्ट्री वाला एहसास जगाता है। वो एक ऐसे समय की तस्वीर पेश करता है जो हमें लगता है कि ज्यादा सिंपल और इनोसेंट था, चाहे असलियत जो भी रही हो। और डिज्नी के लाइव एक्शन रीमेक भी इसी नब्ज को पकड़ते हैं ना? हाँ, काफी हद तक कहानी में भले ही कोई रेवोल्यूशनरी चेंज ना हो, लेकिन अपने बचपन के फेवरेट कहानियों को आज की शानदार विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बड़े पर्दे पर देखने का जो एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में नॉस्टैल्जिक है। ये फैमिलियर में नॉवेल्टी का एक मिक्स है जो ऑडियंस को खींचता है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है। आपने पहले आइडेंटिटी की बात की थी। क्या ये नॉस्टैल्जिया हमारी पहचान को संभालने में भी मदद करता है, खासकर जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा हो? तो ये सवाल उठना बहुत नेचुरल है कि मैं कौन हूँ या मेरी जगह कहाँ है। नॉस्टैल्जिया यहाँ एक एंकर की तरह काम करता है। एंकर की तरह कैसे? ये हमें हमारे पास से कनेक्ट करता है। जब कोई मिलेनियल निर्वाणा की टी शर्ट पहनता है या अपनी 2007 की कोई पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो ये सिर्फ फैशन या फन नहीं है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। देखो, दुनिया कितनी भी बदल जाए, मेरे अंदर का एक हिस्सा अब भी वही है जिसे ये चीजें पसंद थी। ये अपनी रूट्स को फील करने का एक तरीका है। और क्या ये अलग अलग जनरेशंस में अलग तरह से नजर आता है, मिलेनियल्स और जेनजी में? हाँ बिल्कुल, मिलेनियल जिनकी अर्ली लाइफ काफ़ी हद तक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के आने से पहले गुजरी, वो अक्सर उस एनालॉग या प्री डिजिटल एरा को एक सिंपल, ज़्यादा रियल टाइम की तरह याद करते हैं। लेकिन जेनजी का नॉस्टैल्जिया थोड़ा सरप्राइजिंग है। वो तो बहुत यंग है, फिर भी उनमें 2010 के लिए नॉस्टैल्जिया दिखता है। ये कैसे? ये वाकई बहुत दिलचस्प है। जेन ज़ी अपनी कम उम्र के बावजूद 2010 के शुरुआती सालों को, जब वो बच्चे थे, एक अलग नज़रिए से देखते हैं। शायद इसलिए कि वो दौर उन्हें क्लाइमेट चेंज की जो अब गहरी चिंता है, 2016 के बाद का जो शार्प पॉलिटिकल डिवीजन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड पैंडेमिक, जिसने उनके स्कूल और कॉलेज के फॉर्मेटिव ईयर्स को बुरी तरह डिस्टर्ब किया, उससे पहले का समय लगता है। अच्छा, उनके लिए वो एक ज्यादा स्टेबल टाइम था। हाँ, उनके पर्सपेक्टिव से वो एक ज्यादा स्टेबल और कम चिंताजनक दौर था। मनोवैज्ञानिक शायद इसे रेमिनिसेंस बम्प से जोड़कर देखते होंगे कि हमें अपनी टीनेज और अर्ली अडल्टहुड की यादें ज्यादा इंटेंसिटी से याद रहती है। हाँ, रेमिनिसेंस बम्प एक वेल एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हमें 10 से 30 इयर्स की उम्र के बीच की घटनाएं ज्यादा क्लियरली याद रहती हैं। लेकिन जो हम आजकल देख रहे हैं वो शायद इससे कुछ ज्यादा है। ये सिर्फ इंडिविजुअल मेमोरीज नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव जेनरेशनल ट्रेंड है। ये उन दौरों की तरफ इशारा है जिन्हें कलेक्टिवली ज्यादा स्टेबल, ज्यादा होपफुल या कम से कम ज्यादा मैनेजेबल माना जा रहा है। ये एक कल्चरल वेव बन गई है। और जाहिर है, जब कोई चीज इतनी पॉपुलर हो जाती है तो मार्केट उसे भुनाने में पीछे नहीं रहता है। यहीं पर वो कमोडिफिकेशन ऑफ मेमोरी यानी यादों के बाजारीकरण की बात आती है। बिल्कुल। कैपिटलिज्म इस ह्यूमन इमोशन को पहचान चुका है और इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। विंटेज कपड़ों की दुकानों से लेकर विंटेज स्टाइल फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स तक पास्ट को बेचने का एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है। फैशन साइकिल तो जैसे क्रेजी हो गया है। पहले लगता था कोई ट्रेंड 20 साल बाद लौटता है, अब तो 90s गया, Y2K आया और अब 2010s के शुरू के फैशन की बातें होने लगी हैं। ये स्पीड ही चौंकाने वाली है। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को देखो, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके कैटलॉग में पड़ा पुराना कंटेंट गोल्ड माइन है। नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स फ्रेंड्स, द ऑफिस या पुरानी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रमोट करते हैं जितना अपने नए ओरिजिनल कंटेंट को। हाँ, करते तो हैं। क्यों?
क्योंकि कंफर्ट व्यूइंग यानी सुकून पाने के लिए जानी पहचानी चीजें बार-बार देखना एक बहुत बड़ा फिनोमेनन बन चुका है। हाँ, वो फेमिलियर किरदारों और कहानियों में लौटना मैंने भी महसूस किया है, खासकर पेंडेमिक के दौरान, कि पुराने शो देखना एक अलग तरह का सुकून देता था। शायद इसलिए कि हमें पता होता है कि एंड में सब ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस कम होता है उससे। एग्जैक्टली और सोशल मीडिया इस आग में घी का काम करता है। रिमेंबर व्हेन या ओनली 90s किड्स विल रिमेंबर टाइप की पोस्ट पर एंगेजमेंट देखो कितना मिलता है। हाँ, वायरल हो जाती हैं ऐसी पोस्ट्स। और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे जो ये अलग अलग कोर एस्थेटिक्स ट्रेंड करते हैं, जैसे 2014 टम्बलर को, Y2K मिक ब्लिंग, ये असल में मेमोरीज को ही कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। हम सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं, बल्कि पुराने स्टाइल, पुराने वाइब्स और अपने ही पास्ट के क्यूरेटेड वर्जन के लिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। तो ये एक तरह का फीडबैक लूप बन गया है। ब्रांड्स नॉस्टैल्जिया को बेचते हैं, कल्चर में पास्ट के रेफरेंसेस बढ़ते हैं, पास्ट की ओर देखना और नॉर्मल हो जाता है, ब्रांड्स को और नॉस्टैल्जिक कंटेंट बनाने का सिग्नल मिलता है। ऐसा लगता है हम एक ऐसे कल्चरल मोमेंट में जी रहे हैं जहां पास्ट फ्यूचर की किसी भी विजन से ज्यादा वाइब्रेंट और प्रेजेंट लगता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल की ओर ले जाता है कि हमारा फ्यूचर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पास्ट में इसलिए ज्यादा खो रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर को लेकर कोई बहुत ब्राइट या ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर नजर नहीं आ रही। ये एक सोचने वाली बात है। अगर 20वीं सदी से कंपेयर करें तो क्या फर्क दिखता है? 20वीं सदी में खासकर मिड से लेकर लेट 20th सेंचुरी तक पॉप कल्चर फ्यूचर की इमेजिनेशन से भरा पड़ा था। कभी वो यूटोपियन सपने होते थे, उड़ने वाली कारें, स्पेस ट्रैवल, बीमारियों का अंत। हाँ, जेटसन्स जैसा कुछ। हाँ, कभी वो एम्बिशियस होते थे, मार्स पर कॉलोनी बसाना, डिजिटल रिवॉल्यूशन से दुनिया बदलना। यहाँ तक कि जो डिस्टोपियन नैरेटिव्स थे, उनमें भी अक्सर कोई वार्निंग, कोई लेसन या स्ट्रगल करके बेहतर बनाने का मैसेज छुपा होता था। और आज की कल्चरल इमेजिनेशन, क्या वो थोड़ी थकी हुई सी लगती है? कई लोगों को ऐसा महसूस होता है। फ्यूचर की बड़ी, एक्साइटिंग, कलेक्टिव विजन्स कम नजर आती हैं। इसके कई पॉसिबल कारण हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसके स्केल और इम्पैक्ट को लेकर एक पॉजिटिव नैरेटिव बनाना बहुत मुश्किल लगता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी एक बड़ा कारण हो सकती है, खासकर यंग जनरेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल। कई यंग लोग फील करते हैं कि पिछली जनरेशन्स के जो माइलस्टोन्स थे, एक स्टेबल करियर, अपना घर खरीदना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो उनके लिए बहुत मुश्किल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गए हैं। जब प्रेजेंट ही इतना अनसेफ लगे तो फ्यूचर की चिंता और बढ़ जाती है। और टेक्नोलॉजी, जो कभी सिर्फ उम्मीद का सिंबल थी, टेक्नोलॉजी को लेकर भी अब फीलिंग्स मिक्स्ड हैं। जहां एक तरफ इसके फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेसी जाने का डर, मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना, जॉब्स पर ऑटोमेशन का खतरा और अब तो एआई के डेवलपमेंट से जुड़े एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स पर भी सीरियस डिस्कशन हो रहा है। सही बात है। तो जो टेक्नोलॉजी कभी सिर्फ प्रोग्रेस का मतलब थी, अब वो एंग्जाइटी का भी कारण बन गई है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब फ्यूचर अनक्लियर, डरावना या कम से कम अनिश्चित लगता है, तो पास्ट, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम गुजर चुके हैं, वही एकमात्र डायरेक्शन बचती है जो रिलायबल और कंफर्टिंग लगती है। हम शायद बेटर कल की कल्पना करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हम बीते हुए कल को ही बार बार रीपैकेज कर रहे हैं, उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। ये सिर्फ पर्सनल मामला नहीं, ये हमारी सिविलाइजेशन की डायरेक्शन को लेकर कुछ गहरे, लेजिटिमेट डरों का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। लेकिन हर समय पास्ट में डूबे रहने के अपने रिस्क्स भी तो होंगे। इस नॉस्टैल्जिया का एक डार्क साइड भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसके कुछ सीरियस रिस्क्स हैं। पहला, जब हम पास्ट के मोह में बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो हम प्रेजेंट की जरूरतों और फ्यूचर के लिए जो जरूरी चेंजेस हैं, उनका विरोध करने लगते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण पॉलिटिकल नॉस्टैल्जिया हो सकता है, जैसे कुछ नारे जो गोल्डन पास्ट को वापस लाने का वादा करते हैं। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। ऐसा नॉस्टैल्जिया अक्सर पास्ट का एक बहुत ही सिलेक्टिव और आइडियलाइज्ड वर्जन पेश करता है और उस दौर की सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज और प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, ये एक ऐसे पास्ट का इल्यूजन बेचता है जो शायद उस रूप में कभी था ही नहीं, और ये प्रोग्रेस में रुकावट बन सकता है। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है? क्रिएटिविटी का गला घोटना। जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री या एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड लगातार पुराने हिट फॉर्मूलों, किरदारों और स्टाइल्स को ही रिसाइकिल करता रहता है, तो ओरिजिनल,
नए और डेयरिंग आइडियाज के लिए स्पेस कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। हम एक तरह की कल्चरल मोनोकल्चर के शिकार हो सकते हैं, जहां सब कुछ फेमिलियर और रिपीटेड सा लगे। नई आवाजों और कहानियों को उभरने का मौका कम मिलता है। और पर्सनल लेवल पर क्या ये हमें प्रेजेंट में जीने से रोकता है? ये तीसरा बड़ा रिस्क है। अगर हम लगातार अपने आज के एक्सपीरियंसेस की तुलना पास्ट के शाइनी मेमोरी से करते रहें, तो प्रेजेंट हमेशा फीका लगेगा। हम आज में खुशी और सैटिस्फैक्शन ढूंढने की बजाय पास्ट में अटके रह सकते हैं। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो हर समय हाई स्कूल के अच्छे पुराने दिनों को याद करता है। हाँ, या कोई अडल्ट है जो बस अपने कॉलेज के दिनों की फ्रीडम में लौटना चाहता है। ये हमें नए मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस बनाने और पर्सनल ग्रोथ करने से रोक सकता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? नॉस्टैल्जिया से पूरी तरह पीछा छुड़ाना तो शायद पॉसिबल नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं। आप सही कह रहे हैं। नॉस्टैल्जिया अपने आप में बुरा नहीं है। कंट्रोल्ड डोज में ये फायदेमंद भी है। ये हमें हमारी रूट से जोड़ता है, मुश्किल समय में इमोशनल सपोर्ट देता है और हमें याद दिलाता है कि हम पहले भी चैलेंजेस से पार पा चुके हैं। हम में रेजिलियंस है। ये हमारी कलेक्टिव और इंडिविजुअल स्टोरी का हिस्सा है। तो मतलब इसे एक डेस्टिनेशन समझने की बजाय एक ब्रिज या एक टूल की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, कि जो है वो बैलेंस में है। हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि नॉस्टैल्जिया एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, खासकर अनसर्टनी के टाइम में, लेकिन इसे अपनी पूरी लाइफ या अपनी कल्चर की डायरेक्शन तय करने वाला नहीं बनने देना चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे साधा जाए प्रैक्टिकली? कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे हम 90s के म्यूजिक या फैशन को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये मानते हुए कि उसमें कुछ खास था, लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि उस डेकेड की अपनी चुनौतियां और समस्याएं थीं। वो कोई पैराडाइज नहीं था। सही। हम अपने पुराने फेवरेट शो देखकर सुकून पा सकते हैं, लेकिन साथ ही नई कहानियों, नए क्रिएटर्स और नए आइडियाज को भी चांस देना चाहिए। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का सम्मान कर सकते हैं, उन्हें चेरिश कर सकते हैं, लेकिन साथ ही प्रेजेंट में पूरी तरह मौजूद रहना और फ्यूचर के लिए प्लान बनाना भी जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी ये है कि हम इस नॉस्टैल्जिया की टेंडेंसी को फ्यूचर की कल्पना करने और उसे एक्टिवली बनाने की एक नई एनर्जी के साथ बैलेंस करें। सिर्फ यादों में भाग जाने के बजाय प्रेजेंट की चिंताओं के रियल कारणों को समझें और उनका सल्यूशन खोजने की कोशिश करें। एकदम सही कहा। हमें ऐसी कल्चरल स्टोरीज की जरूरत है जो होप जगाएं, जो हमारी आज की रियल चैलेंजेस को एक्नॉलेज करें, उनकी ग्रेविटी को कम ना करें, लेकिन फिर भी पेसिमिज्म के आगे हार ना माने, जो हमें याद दिलाएं कि ह्यूमंस में अडैप्ट करने और बेटर फ्यूचर बनाने की कैपेसिटी है। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो इंटेंस नॉस्टैल्जिक दौर है, ये हमारे कंटेम्प्रेरी लाइफ की नब्ज पर उंगली रखता है। ये दिखाता है कि हम एक ऐसी संस्कृति हैं जो शायद थोड़ी डरी हुई है, यादों में सेफ्टी ढूंढ रही है, क्योंकि प्रेजेंट ओवरवेलमिंग लगता है और फ्यूचर अनसर्टन नजर आता है। और ये फीलिंग अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी छुपा है। जिन बीते हुए पलों को हम आज इतना आइडियलाइज करते हैं, हमारा बचपन, कॉलेज के दिन, कोई पिछला दशक, वो भी कभी हमारे लिए सिर्फ प्रेजेंट ही थे, अपनी चिंताओं, अपनी अनिश्चितताओं, अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों से भरे हुए। हाँ, ये तो सच है। हमने उन दौरों को पीछे मुड़कर नहीं, बल्कि उनसे गुजर के पार किया था, और यही सच्चाई हमारे आज के मोमेंट पर भी लागू होती है। तो भविष्य के लिए रास्ता शायद यहीं से निकलता है। हमें नॉस्टैल्जिया से मिलने वाले लेसन को ऑनर करना चाहिए कि हम रेजिलिएंट हैं, हमने पहले भी मुश्किल दौर देखे हैं और उनसे उभरे हैं, कि मुश्किल समय में भी कनेक्शन, मीनिंग और जॉय पाना पॉसिबल है, और फिर इस अंडरस्टैंडिंग और एनर्जी को आगे की ओर चैनल करना चाहिए। हाँ, हमें फ्यूचर की कल्पना करने में शायद उतना ही क्रिएटिव, बोल्ड और एम्बिशियस बनना होगा जितना हम पास्ट को रिविजिट करने और रीपैकेज करने में हो गए हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हम इंडिविजुअल्स के तौर पर और एक सोसाइटी के तौर पर नॉस्टैल्जिया को महज पास्ट में एस्केप करने का बहाना बनाने के बजाय फ्यूचर के कंस्ट्रक्शन के लिए इंस्पिरेशन और फ्यूल में कैसे बदल सकते हैं। हम अपनी मेमोरीज का इस्तेमाल प्रेजेंट से पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए कैसे करें कि हम में अडैप्ट करने, एंड्योर करने और नए मीनिंग क्रिएट करने की क्षमता है, भले ही आगे का रास्ता कितना भी अनक्लियर क्यों ना लगे। ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!